तो यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान मिल गई है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से ग्रो करना है इस बारे में आगे काम करेंगे, क्योंकि वो जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में जाट समुदाय को लेकर उनकी कितनी पकड़ है, विपक्ष को क्या वो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं 2024 के आगामी चुनाव में, इन सारी बातों का आज जिक्र होगा। इनसाइड स्टोरी इसी मुद्दे पर कि आखिरकार वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे, क्या 2024 में वो कोई प्रभाव डाल भी पाएंगे, कितनी पकड़ उनकी है, इस पर बातचीत करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, 2 से 3 से 4% बताया जाता है जाट वोट। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को लेकर अगर आई है बीजेपी तो साफ तौर से ये तो दिख रहा है कि एक कार्ड खेला है बीजेपी ने, और उस समुदाय के लिए खेला है जो खुश तो नहीं कहा जा सकता बीजेपी से। हालांकि वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं आप बताएंगे ही, लेकिन एक तरफ किसान आंदोलन और उसके जो मुखिया रहे वो भी एक जाट समुदाय से आते हैं, उनकी नाराजगी एक अलग है, अभी भी जारी है वो। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का आना कितना कारगर रहेगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में? आप भूपेंद्र चौधरी की तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी, बगल के हरियाणा में ओपी धनकर और राजस्थान में सतीश पूनिया, ये तीनों जाट समुदाय से हैं। भारतीय जनता पार्टी के तीनों राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष है। तो दाव जाट मतों पर कैसे लगाया गया है, इसे केवल 4% मतों में मत बांधिए। देखिए कि ये जो पूरा उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो हृदय प्रदेश है, उसमें किस तरह से जातीय गुणागणित को साधा गया है कि 3 राज्यों में एक के बाद एक, अब तीसरे भूपेंद्र चौधरी हैं, जाट समुदाय से आते हैं और इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश पूनिया के तौर पर राजस्थान में पहले से प्रदेश अध्यक्ष है जाट समुदाय से, ओपी धनकर के रूप में पहले से हरियाणा में हैं, और अब भूपेंद्र चौधरी के रूप में उत्तर प्रदेश में हैं। तो आखिर इस समुदाय विशेष पर जो फोकस किया जा रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने देर से फैसला लेने में सफल हुई है। आप फर्ज करें कि जब सरकार बनी थी, स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बना दिए गए, उसके बाद से ये लग रहा था कि तुरंत थोड़े ही दिनों में नए अध्यक्ष आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बहुत सोच विचार, और 2014 के बाद आप अगर देखें तो कौन कौन अध्यक्ष बने हैं, अगर आप उस हिसाब से देखें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उसके अलावा महेंद्र पांडे 2 ब्राह्मण समुदाय से आए, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह और केशव मौर्य 2 ओबीसी समुदाय से। अब एक पूरे गुणागणित को बदलते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ अमूमन ये सारे जो नाम थे वो या तो सवर्ण या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, खालिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन देने वाला एक नाम भूपेंद्र चौधरी, जिसे फोकस किया गया। तो उसकी वजह ये है 2024 में जब सामने चुनौती है तो ये देखना पड़ेगा कि 2019 के नतीजे क्या थे। 80 सीटें, उसमें से 62 सीटों पर जीत हुई थी, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की। और हिमांशु, 62 सीटों को जीतने के बाद जिन सीटों पर जीत नहीं हुई थी, 2 तो सहयोगी ने जीत ली थी, 64 हो गए, तो वो सारी की सारी सीटें 16 जो थी, उसमें से सिर्फ 1 सीट रायबरेली जो सोनिया गांधी ने जीती थी, बाकी की 15 सीटें अमूमन पश्चिम से ही आई थी। इसमें भी मान लीजिए 2-3 हम छोड़ देते हैं, जैसे आजमगढ़ की सीट पर अखिलेश जीते थे, तो ज्यादातर सीटें आपको रामपुर से लेकर सहारनपुर के बीच की सीटें हैं। रामपुर से आजम खान और सहारनपुर में भी बसपा उम्मीदवार। तो इस तरह से ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो संभल का हो, चाहे वो अमरोहा का हो, इस तरह से आप देखेंगे कि एक के बाद एक, आंवला का हो, सीटें जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और यहाँ वोटर कौन है? मुस्लिम और जाट। ये कॉम्बिनेशन जो है, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए माना जाता है। और आपने कहा 4%, जी नहीं, 4% तो पूरे प्रदेश के हिसाब से इस पूरे भूभाग में 15-16% हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और एक निर्णायक स्थिति में है कई सीटों पर, जहां वो जाते हैं तो वो गुणागणित बदल देते हैं। 2022 के जो चुनाव हुए
तो उसमें आपने देखा कि 2022 के चुनाव में भले ही जाट नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी से, किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन वोट आखिरकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो लगता है ऐसा ही है कि बहुत सोच समझ करके एक तरह से पारितोषिक भी दिया गया है, अवार्ड भी दिया गया है जाट समुदाय को, और 2024 का गणित भी याद रखा गया है। स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर सरकार में ले आए, सरकार से एक चेहरा उठाकर वो अब अध्यक्ष बना दिया है। विपक्ष के लिए कितना ये खतरनाक रहेगा एक तरह से सियासी तौर पर देखें, क्योंकि अगर जाटों को साधने में बीजेपी कामयाब हो जाती है और जिस तरह के नतीजे पिछली बार आए, सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और यहीं इन्हीं इलाकों की कुछ सीटें थी जो उनको मिली, 15 सीटें दोनों को मिलाकर मिली थी, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, खासकर अखिलेश यादव के लिए जो इस बार जयंत चौधरी के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और वेस्ट में काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। अगर बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के नाम पर वेस्ट में अच्छा कर जाती है तो अखिलेश यादव के लिए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखिए, जयंत चौधरी एक फैक्टर तो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि एक परंपरा रही है उनके परिवार की, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, अब चौधरी जयंत सिंह, और ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई साठगांठ नहीं दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ नहीं दिखाने की वजह से मुस्लिम समुदाय एक बड़ा जो हिस्सा है वो इनके साथ आ सकता है, बशर्ते कि समाजवादी पार्टी के साथ ये हों। तो अभी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अभी अखिलेश यादव ने राज्यसभा की सीट दी है जयंत चौधरी को, तो जयंत चौधरी और अखिलेश एक हैं अभी फिलहाल, और मुस्लिम समुदाय सपा की तरफ उसका फिलहाल झुकाव है। तो एक तरह से एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब इसी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखा गया है कि देखिए, इस कॉम्बिनेशन से अगर जाट और मुस्लिम एक तरफ हैं तो कई सीटें अगर 2019 में जीता गया है तो क्या कई सीटें 2024 में भी जीता जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें आप भूपेंद्र चौधरी की, तो भूपेंद्र चौधरी का खुद का जो चुनावी इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है। आखिरी दफ़ा वो चुनाव लड़े थे 1999 में और संभल से चुनाव लड़े थे। उस वक्त संभल से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो खोज करके भूपेंद्र चौधरी को लाया गया। वो चुनाव हार गए लेकिन चर्चा में आ गए क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उसके बाद से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और 2016 में MLC बनाए गए और फिर विश्वास पात्र बन गए वो योगी आदित्यनाथ जी के, और फिर योगी आदित्यनाथ अमित शाह के भी बड़े करीबी बताए जाते हैं, संघ के भी करीबी बताए जाते हैं, RSS के तो ये हैं ही। योगी आदित्यनाथ के करीबी हो गए तो मंत्री बन गए और उसके बाद दोबारा से वही पोर्टफोलियो उनको मिली और फिर MLC भी मिला। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत हर इलेक्शन जीतते हों और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करते हों, ऐसा भूपेंद्र चौधरी के साथ नहीं है। कॉम्बिनेशन है जो कि मैटर कर रहा है आज के डेट में। और देखिए, जाट समुदाय को खुश किया जाए तो जो किसान आंदोलन था उसके पीछे कौन था? जाट समुदाय बहुत बड़े रूप में वो लगे थे, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों। उन तक एक संदेश देने की कोशिश है कि देखिए भाई, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, आप हमारे साथ रहिए। जाट समुदाय इस बात को भी ध्यान में रखिए कि न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, जहाँ पर कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े जाट नेता हैं जो कि खिलाफत करते हैं और जाट वोटों पर उनकी अच्छी पकड़ है, उन्हीं की वजह से OP धनखड़ को बनाया गया है वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा सतीश पूनिया, राजस्थान में कई सीटें हैं जो जाट वोटों की वजह से उनमें उलटफेर हो सकता है। तो इस पूरे इलाके में एक संदेश देने की कोशिश की गई है। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा हिमांशु जिसने सरकार को सोचने पर मजबूर किया और वो कानून उसे वापस लेना पड़ा उसी किसान आंदोलन की वजह से। 2024 के पहले फिर वैसा कोई किसान आंदोलन न हो पाए, इस बात का ध्यान रखना है। लखीमपुर खीरी में अभी हाल बैठक हुई है, उसके अलावा दिल्ली में भी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं एक संरचना बन रही है कि फिर से किसान आ सकते हैं क्या, उस बात पर भी ध्यान रखा गया है। और इस तरह से जाट समुदाय
का एक बड़ा हिस्सा अगर खफा है तो एक बड़ा हिस्सा समर्थन में भी रहे, इस बात का ध्यान में रखा गया है। बीजेपी जिस पैटर्न पे काम कर रही है वो जातिवाद से ज़्यादा प्रभावित लगता है, क्योंकि जहां पर जिस तरह के लोग हैं उस तरह का कैंडिडेट उतारना पहली बात, तो उसी तरह के लोगों को आगे लेकर आना। जिस तरह की समस्या है, जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो उसमें कोशिश यही हो रही थी कि चुनाव हो, वहाँ पर हम उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो इन लोगों को मना सकें या फिर लगे कि हाँ हम आपके साथ ही में खड़े हैं। तो बीजेपी ने ये जो नया पैटर्न अपनाया है, क्या विपक्ष में वो पैटर्न नज़र आता है? विपक्ष वो उस चीज़ को साधने में आपको लगता है कामयाब रहता है? पहले बीजेपी की बात, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ख़ास तौर पर जाटों के मामले में तो ये ध्यान में रखा जा रहा है। पिछले दिनों जब ओपी धनखड़ साहब, माफ़ करेंगे जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया तो लोगों की समझ में नहीं आई ये बात कि अचानक नाम तो कोई और चल रहा था, तो फिर ये सिलेक्शन क्या है। अब देखिए आपको समझ में आ रही हैं ये बातें कि एक संदेश जाट समुदाय को तब भी दिया गया था, वो गवर्नर थे, पहले ही से उन्हें लाभ मिला था और भारतीय जनता पार्टी के वो हमेशा सदस्य रहे, हमेशा तो नहीं रहे लेकिन काफ़ी अरसे से सदस्य रहे। जगदीप धनखड़ साहब वो गवर्नर बने थे, उन्हें सीधे उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब समझ में बात आ रही है कि क्यों गया। आजकल मैं देखता हूँ दिल्ली में प्रवेश वर्मा को बहुत अहमियत दी जाती है और भी एमपी हैं, साथ के साथों एमपी तो दिल्ली में बीजेपी के ही हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल की खिलाफत करने के लिए मैं देखता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इंटरव्यूज़ देना, आगे बढ़ना, ये सारी प्रवेश वर्मा के साथ मैं देख रहा हूँ कि एक नई चीज़ हो रही है। तो क्या जानबूझ करके, आपने जैसा कहा, जातीय गुणागणित पर ध्यान दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर ये इस बात पर कि आने वाले दिनों में ये समुदाय जो है इसका समर्थन लिए रहना है। और दूसरी बात ये है कि देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आते हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी ही उत्तर प्रदेश से कमोबेश आप मान लीजिए कि उप मुख्यमंत्री आते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भी जो पूर्व में मंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे अब मंत्री हैं, तो ये बड़े बड़े नेता पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया है और ये मानकर चलिए कि जाट जो है वो उत्तर प्रदेश में ओबीसी में आते हैं। तो सवर्णों में मुख्यमंत्री और बाकी के जैसे ब्रजेश पाठक को अहमियत दी गई है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो सवर्णों में उस तरफ ओबीसी में भी पैठ है। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए फिर भी बनाया गया, स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया और भी नेता हैं। अब देखिए इधर इस तरफ जाट समुदाय, तो ये जो हिंदुत्ववादी छवि है उसके भीतर गुणागणित जातीय भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी व्यूहरचना कर रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण भूपेंद्र चौधरी का चयन है। और 24 पर निशाना है। 24 पर इसलिए आप समझ लीजिए कि अब के बाद जो भी होगा वो 24 में ही होना, वो 24 के ही लिहाज से होगा। अब के बाद जो भी नियुक्तियां होंगी, जितने भी लोगों को मंत्री पद दिए जाएंगे किसी राज्य में, या उनसे लिए जाएंगे या केंद्र में दिए जाएंगे, अगर होता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि एक रिशफल भी हो सकता है केंद्र में, संगठन को लेकर हाँ बिल्कुल नई तरह से उसकी रचना हो। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये किसी राज्य का चुनाव नहीं, पूरे देश का चुनाव है। और प्रधानमंत्री के चेहरे को कौन कौन सी बातें मदद करेंगी, उन सब बातों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए उस क्रम में आज की तारीख में बिहार में थोड़ा गड़बड़ाया सा लगता है मामला, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है, क्योंकि अचानक से ये जो झटका लगा है उसकी भरपाई होनी बहुत ज़रूरी है। इधर के देखिए वहाँ पर सीटें हारेंगे या बंगाल में हारेंगे, पोल पंडित कहने लगे हैं अभी से कि कुछ सीटों का नुकसान उधर होगा, उसकी भरपाई होनी है। 15 सीटें हैं जो स्टेक पर हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और इस एक चयन से हिमांशु उन 15 सीटों पर दाव मजबूत होता है। और इसीलिए बीजेपी ने तो कहा ही है कि 15 दिन में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जाएं और वहाँ पे क्या चीज़ें अहमियत रख रही हैं लोगों के लिए उसकी जानकारी दें आके, और 6 महीने के बाद जो है उसको हम देखेंगे कि आखिरकार क्या लोग वहाँ के संतुष्ट हैं नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों को तो अब तो भेजा जा रहा है कि अब जाइए जिन इलाकों में हम हार गए हैं, सीटें हारे हैं, वहाँ पे जाइए, देखिए आखिरकार हालात क्या हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 24 को लेकर अपनी व्यूह रचना शुरू कर दी है, तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष भी गाहे बगाहे 24 का जिक्र करने लगा है। ऐसे में 24 का क्या होगा वो नतीजा तो जनता के हाथ में ही होगा कि आखिरकार जनता क्या करती है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर भूपेंद्र सिंह को लाया है तो फिर उसका क्या फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है और क्या नुकसान विपक्ष को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।